वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम आज ही पेपर हुआ है हिंदी का, और हिंदी भाषा और साहित्य, और इसमें सामान्य परिचय, हिंदी भाषा और साहित्य का सामान्य परिचय आपकी पेपर का नाम है। और ये क्वेश्चन पेपर है आपका बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का। और किस यूनिवर्सिटी का है? तो ये है डीडीयू यूनिवर्सिटी का, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय का यह पेपर है, जिसको मैं आज सॉल्व करवाने का प्रयास करूंगा। HND 101 ये पेपर है, यानी कि हिंदी का पेपर 1 है ये, ठीक है। हिंदी पेपर 1 बीए फर्स्ट सेमेस्टर, चूंकि डीडीयू यूनिवर्सिटी ऐसी है जिसमें 2 पेपर होते हैं, लखनऊ विश्वविद्यालय में भी 2 पेपर होते हैं, तो उसका पेपर 1 क्या है आपका? हिंदी भाषा और साहित्य। इसका सामान्य परिचय हमको जानना है। 40 प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप के इसमें पूछे आते हैं। 2022-23 की परीक्षा, इसको सॉल्व करवाने का प्रयास करते हैं। CBCS मोड में परीक्षा आपकी हुई है, देख सकते हैं। ये परीक्षा 2 तारीख को, यहाँ पर तिथि भी जो है लिख रखी है, ठीक है। 2 जनवरी को परीक्षा हुई है 2023 में। आइए देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे पुस्तिका में 40 प्रश्न दिए गए हैं, सभी प्रश्न करने होंगे। प्रत्येक प्रश्न का 1.5 नंबर है, यानी कि अगर एक प्रश्न आप सही करते तो उसके लिए आपको 1.5 नंबर मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के इसका जो अधिकतम अंक है, मैक्सिमम मार्क्स है, यानी पूर्णांक जो है वो 60 नंबर का है। आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। बड़े अच्छे अच्छे प्रश्न थे और बहुत ही सरल प्रश्न थे सारे प्रश्न। अगर आप हमारे मॉडल पेपर देखते हैं और 2022 वाला अगर आपने महासंग्राम वीडियो देखा होगा तो निश्चित तौर पर सारे प्रश्न आपके वहीं से आए हुए हैं। चले, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था भाई, पहला प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया? तो भाई हिंदी साहित्य का सबसे पहला जो ग्रंथ लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर के, वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। उस ग्रंथ का नाम था इस्तवार द ला लितरियोर इंदोए हिंदुस्तानी, ठीक है, लितरियोत्तर इंदोए हिंदुस्तानी। ये फ्रेंच साहित्यकार थे, एक उनका नाम था जो है गारसदा तासी, उन्हीं का ग्रंथ है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी लग जाएगा। जिन्होंने सी लगाया उनका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का पहला इतिहास, तो गारसदा तासी इज राइट आंसर। ऑप्शन ए फ्रेंच साहित्यकार हैं, ओके। उसके बाद में जॉर्ज ग्रियर्सन आते हैं, मतलब इसके बाद में नहीं, जॉर्ज ग्रियर्सन सबसे पहले, मतलब उसका काल विभाजन करने वाले पहले व्यक्ति जॉर्ज ग्रियर्सन है। और रामचंद्र शुक्ला जी की बात की जाए तो वो वैज्ञानिक तरीके से नामकरण करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं, क्लियर। और बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी भी आते हैं। अगला प्रश्न आपका है, तीसरा नंबर प्रश्न है, आदिकाल का नाम वीर गाथा काल किसने रखा है? तो आदिकाल को वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने कहा था। और इसके अलावा उन्होंने पूर्व मध्यकाल को कहा था भक्ति काल, और उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहा था, और आधुनिक काल को उन्होंने गद्य काल कहा था। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी के कुछ नाम थे जो कि मैंने आपको बता दिए। तो ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर होगा। आदिकाल का नाम वीर गाथा काल किसने रखा भाई? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने रखा। अगला प्रश्न आप देखते हैं, चौथा नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, श्रृंगार काल नाम किसने? श्रृंगार काल किसको कहते हैं? श्रृंगार काल मुख्य रूप से रीति काल को, जिसको आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने रीति काल कहा, ठीक है। कुछ लोगों ने अलंकृत काल कहा, कुछ लोगों ने इसको एक प्रकार से श्रृंगार काल कहा। तो श्रृंगार काल किसने कहा? श्रृंगार काल कहने वाले जो विद्वान है उनका क्या नाम है? उनका नाम है विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा जी। विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा जी ने श्रृंगार काल कहा था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। जिन्होंने डी लगाया उनको नंबर मिलेगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका है, पांचवा नंबर, जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब कहा है? किसको कहा है? साहित्य की परिभाषा को देते हुए किस विद्वान ने कहा कि जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य होता है? साहित्य की परिभाषा देते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का यह कथन है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी ने कहा था। जिन्होंने सी लगाया होगा उनको नंबर मिलेगा, वो भी पूरे के पूरे 1.5 नंबर। छठवां प्रश्न आपसे पूछा गया था, छठवां प्रश्न है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, किसका कथन है? तो साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह कथन किसका है भाई? यह कथन है, ये भी साहित्य की ही परिभाषा दी है किसने? तो ये परिभाषा है भाई किसकी? ये बालकृष्ण भट्ट जी की परिभाषा है। साहित्य की परिभाषा देते हुए बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सातवां प्रश्न आपसे पूछा गया था, भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग सर्वप्रथम किसने कहा? तो हिंदी साहित्य को, यानी भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग कहने वाले जो विद्वान हैं वो जॉर्ज ग्रियर्सन है। स्वर्ण युग की बात करेगा तो जॉर्ज ग्रियर्सन लगेगा। अगर यहीं पर लिखा होता स्वर्ण काल तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको देता श्याम सुंदर दास। श्याम सुंदर दास जी ने हिंदी साहित्य के में भक्ति काल को क्या कहा था? स्वर्ण काल कहा था। और आपको बता दूं डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको क्या कहा था? इसको स्वर्ण युग की संज्ञा दी थी। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा।
8वां प्रश्न आप देखेंगे। 8वां प्रश्न आपसे पूछा गया पृथ्वीराज रासो किस कवि द्वारा रचित महाकाव्य है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह प्रश्न ऑलरेडी मैंने आपको बता भी रखा। तो पृथ्वीराज रासो किस कवि द्वारा रचित महाकाव्य भाई? पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रबरदाई का है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है कबीर के गुरु का क्या नाम था? सभी को पता होगा, बार बार मैंने बताया है। कबीर के गुरु का नाम था रामानंद, ठीक है। वल्लभाचार्य नाम था किसका? वल्लभाचार्य। सूरदास जी के गुरु का नाम था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आप देखते हैं 10वां नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया था कि कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किस विद्वान ने कहा? बहुत महत्वपूर्ण, बार बार मैंने बताया इसको। तो कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा, किसने कहा भाई? तो ऐसा कहने वाले जो विद्वान है उनका नाम है बाबू श्याम सुंदर दास। ऑप्शन नंबर इसका सी बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे 11वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि रामचरितमानस के रचयिता कौन है? रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास जी हैं। रामायण के रचयिता वाल्मीकि जी हैं, ठीक है। सूरसागर के रचयिता सूरदास जी हैं और मालविकाग्निमित्रम ये कालिदास की रचना है। या इसके अलावा और भी तमाम सारी रचनाएं कालिदास की हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। 12वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे पद्मावत के रचयिता कौन है? पद्मावत रचना किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर होगा। 13वां प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भक्ति काल का कौन सा कवि श्रृंगार और वात्सल लीला के लिए प्रसिद्ध है? तो श्रृंगार और वात्सल लीला के लिए प्रसिद्ध, या आपसे प्रश्न पूछता कि वात्सल सम्राट किसे कहा जाता है? तो आप दोनों में ऑप्शन लगाते, दोनों स्थितियों में। ऑप्शन नंबर बी सूरदास। सूरदास को वात्सल सम्राट या वात्सल लीला के लिए प्रसिद्ध और श्रृंगार के लिए प्रसिद्ध जाना जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सूरदास जी की वात्सल्य मतलब क्या होता है जानते हैं? जो बच्चों माता का बच्चों के प्रति किया गया प्रेम, यानी कि बच्चा और माता जी के बीच का जो संबंध होता है, प्रेम होता है, उसी को वात्सल्य कहते हैं। जो वात्सल रस होता है। अगला प्रश्न है आपका श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपसे 15वां नंबर पूछा गया था नहीं पराग नहीं मधुर मधु और नहीं विकास इह काल अली कली ही सौ बंध्यो आगे कवन हवाल। ये कहा था ये कहा था बिहारी जी ने। ये बिहारी ने अपने जो है जिनके यहाँ पे रहते थे उनके लिए कहा था कि जो है बिहारी लाल का कथन है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इह काल। कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, यानी इस प्रश्न का मतलब इसका अगर मैं आपको बताऊं अर्थ, तो अब बिहारी जी कहते हैं कि अभी तो मतलब जो है पुष्प पूरा फूला फला भी नहीं है और अभी से भंवरे जो हैं उसमें अगर पुष्प पूरा फूले फलेगा नहीं तो उसमें जो है क्या होगा, उसमें अगर आप बैठ जाएंगे या फिर उसमें अगर केवल कली ही है अभी, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इकाल, मतलब एक रानी नवोधा रानी होती है, उनसे राजा प्रेम मतलब विवाह कर लेते हैं और उन्हीं के प्रेम में बहुत ज़्यादा फंस करके राजा क्या होते हैं अपना राजपाट सब भूल जाते हैं, अपने राजकीय जो कार्यभार है उसको भूल जाते हैं और मोह में फंस जाते हैं। तो उसी पर तुलसी मतलब कि बिहारी लाल कहते हैं कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, और वो अभी ज़्यादा मतलब कि अपने पूर्ण यौवन को प्राप्त भी नहीं हुई थी स्त्री जिससे विवाह हुआ था। तो उन्होंने कहा बिहारी ने कि अभी तो इसका पूर्ण यौवन भी नहीं आया है, पूर्ण तरीके से अभी ये युवा अवस्था को भी नहीं प्राप्त हुई है कन्या, और आप अभी से इसमें इतना ज़्यादा लिप्त हो गए हैं, तो जब ये अपने पूर्ण यौवन में आ जाएगी तो आपका क्या हाल होगा। ठीक है, यही बताया था कि अली कली हो सौ बंधे हो आगे कौन हवाल। अभी तो अभी पुष्प नहीं बना हुआ है, यानी कली ही है, और अली माने भंवरा, कली माने पुष्प की कली। तो जिस प्रकार से कली में फंस जाता है भंवरा, उसी प्रकार से आप फंस गए हैं, और जब ये कली फूल बन जाएगी एकदम से तब आपका क्या हाल होगा। ये बिहारी लाल का कथन था। राजा इसी दोहे समझ जाते हैं और अपने राजपाट में आ जाते हैं। 16वां प्रश्न आप देखेंगे हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना जाता है। मैंने बार बार समझाया, हिंदी का पहला उपन्यास है परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास का यह उपन्यास है और 25 नवंबर 1982 को प्रकाशित हुआ। परीक्षा गुरु उपन्यास ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे। अगला प्रश्न 17वां नंबर प्रश्न आप देखेंगे खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भाई, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास रचना है, किसकी रचना है? यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है प्रिय प्रवास। खड़ी बोली का यह प्रथम महाकाव्य है। साकेत जो महाकाव्य है ये मैथिली शरण गुप्ता जी का है। कामायनी महाकाव्य जो है ये किसका है? कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद जी का है। उर्वशी महाकाव्य ये किसका है? रामधारी सिंह दिनकर का। तो ये चारों महाकाव्य हैं जिनमें से प्रिय प्रवास जो है ये हिंदी की खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, प्रिय प्रवास। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे।
अगला प्रश्न आप देखेंगे 18वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है। आचरण की सभ्यता मैंने बार बार बताया था, सरदार पूर्ण सिंह का है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। 18वें करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सरदार पूर्ण सिंह का है। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध का निबंध संग्रह का क्या नाम है भाई? तो इनका चिंतामणि 3 भागों में बटा हुआ, चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 2 और चिंतामणि भाग 3। ठीक है। यह आचार्य रामचंद्र शुक्ला जी का है। क्लियर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कुटज निबंध बड़ा फेमस है। अगला प्रश्न आप देखेंगे 19 नंबर प्रश्न आपका आ चुका, अशोक के फूल कुटज। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रिय प्रवास किसकी रचना है? प्रिय प्रवास जो है यह अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है, खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्यात्मक रचना है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। मैथिली शरणगुप्त जी का महाकाव्य साकेत हो गया। माखनलाल चतुर्वेदी की भी बड़ी रचना है। पुष्प वाली भी रचना है कि जो है, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में मित प्यारी कुल चाऊं, चाह नहीं देवों के सर पर हे हरि डाला जाऊं, मुझे तोड़ लेना ओ बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। ये रचना किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की ही है। जयशंकर प्रसाद जी का महाकाव्य तो आप जानते हैं, कामायनी महाकाव्य है। ठीक है। कि कौन हो तुम बसंत के दूस, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार, जो है तपन में शीतल मंद बयार, घनतिमिर में चपला की रेख, तपन में शीतल मंद बयार। ये और इसके अलावा आपने पढ़ा होगा कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिले हो ज्यों बिजुली के फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। ये सब शुक्ला जी मतलब जयशंकर प्रसाद जी का ही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रिय प्रवास किसी रचना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है। 20वां प्रश्न आपसे आ चुका है, इनमें से कौन छायावादी कवि नहीं है? छायावादी कवि देखिए, प्रसाद पर निराला, महादेव वर्मा है। छायावाद के 4 उन्नयक, तो निराला यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि भी कहे जाते हैं। छायावाद के एक प्रकार से विष्णु कहे जाते हैं, और छायावाद के महेश कहे जाते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। महादेवी वर्मा जी छायावाद की दुर्गा कही जाती हैं। तो ये तीनों तो छायावाद के स्तंभ हैं। जबकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की बात की तो इनके नाम पर एक युग की शुरुआत होती है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर उस युग का नाम है द्विवेदी युग। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी छायावादी मतलब कि छायावादी कवि नहीं है, ये द्विवेदी युग के प्रमुख कवि हैं। द्विवेदी युग का जो नाम पड़ा द्विवेदी युग, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के ही कारण पड़ा है। सरस्वती पत्रिका का संपादन इन्होंने 1903 में संभाला, और जिसके कारण से आप देखते हैं भाषा का परिमार्जन, परिष्कृत रूप जो आज हमारे समझ प्रस्तुत है हिंदी का, उसमें सबसे बड़ी भूमिका जो रही सरस्वती पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रही। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे 21 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे 22 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, इनमें से कौन सी एक विधा गद्य विधा नहीं है? देखिए, उपन्यास गद्य विधा है, निबंध गद्य विधा है, रेखाचित्र भी गद्य विधा है, कविता क्या है? काव्य विधा, यानी कि गद्य विधा नहीं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। बहुत सरल प्रश्न आए थे, आप आसानी से कर पाते। मेरे हिसाब से अगर आपने मुझसे पढ़ा होगा या आपने तमाम सारी वीडियोस देखी होगी हमारे चैनल से, तो आप 40 के 40 प्रश्न कर देते। इनमें से कुछ जो ग्रामर के प्रश्न थे उसको मैंने नहीं बताया था, तो वो आपका बहुत सरल था, ग्रामर का कोई कठिन नहीं था। या तो आप जो है छोटे छोटे बच्चे भी इस प्रश्न को कर लेंगे। अगला प्रश्न आप देखेंगे, इनमें से प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास कौन नहीं है? देखिए, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ठीक है, निर्मला, ये सब कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सब उपन्यास प्रेमचंद जी का है। ठीक है। त्यागपत्र उपन्यास जैनेन्द्र कुमार का, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। त्यागपत्र उपन्यास जो है ये जैनेन्द्र कुमार का, प्रेमचंद का नहीं है। 24 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, रौद्र रस का स्थायी भाव कौन नहीं जानता? क्रोध होता है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? क्रोध होता है। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। 25वां नंबर आपसे प्रश्न पूछा गया था कि हिंदी में कितने वचन होते हैं? हिंदी में 2 वचन होता है, एक वचन और बहुवचन। कौन नहीं जानता? सभी जानते हैं। ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका आ चुका 26 नंबर, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वर्ण या अक्षर कहलाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, वर्ण। वर्ण ऑप्शन नंबर इसका, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? वर्ण। ऑप्शन नंबर ए। एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। 27 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से हुआ भाई? तो पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं उनका विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। मागधी जो अपभ्रंश है, मागधी अपभ्रंश से विकास हुआ है बिहारी हिंदी का। और खास करके बात की जाए अर्धमागधी की, तो जो पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं, अर्धमागधी से पूर्वी हिंदी की बोली, मागधी से बिहारी हिंदी की बोलियां, ठीक है, और सौरसेनी से आपके पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है, खड़ी बोली किसके अंतर्गत आती है? खड़ी बोली जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां कौन कौन सी हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां हैं। क्लियर? समझ में आ रही बातें? आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं।
अगला प्रश्न आपका आ चुका है, पूर्वी हिंदी की एक बोली कौन सी है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। ब्रज, खड़ी बोली, बांगरू, ये सब कहाँ की हैं? ये सब पश्चिमी हिंदी की हैं। अगला प्रश्न आप देखते हैं, 30वां नंबर प्रश्न है, रात दिन में कौन सा समास है? जब भी योजक चिन्ह लगा हो, रात दिन, दिन रात, या एक प्रकार से माता पिता, या इसी प्रकार से जब ये योजक चिन्ह लगा हो, रात दिन लिखा है, बीच में एक ऐसे चिन्ह लगा, योजक चिन्ह यही होता है। तो जब भी ये हो तो द्वंद्व समास लगता है, क्योंकि द्वंद्व के बीच में भी आप देखते ना ऐसे लगा हुआ है, तो ऐसे याद रखेंगे। मैं तो ऐसे याद रखता हूँ इसको, जिसमें ऐसे द्वंद्व समास वही होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा, सभी को पता होगा। अगला प्रश्न 31 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि सदैव में कौन, सदैव, सदैव में कौन संधि है भाई? 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा? सदैव में जो आपकी संधि पड़ेगी, देखिए यहाँ पर वृद्धि संधि, कौन सी संधि है? वृद्धि संधि। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 32 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया है, देखेंगे सभी लोग। 32 नंबर प्रश्न क्या है आपका? विस्मयादिबोधक चिन्ह है इनमें से, बताएं। विस्मयादिबोधक यानी एक्सक्लेमेशन चिन्ह कौन सा? डी, डी में जो दिया ये वाला, ठीक है। ओ ऐसे बोलते नहीं, यहाँ पर ये चिन्ह जो लगा होता है ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है। अगला प्रश्न 33 नंबर आप प्रश्न देखेंगे, नागरी लिपि का विकास हुआ है। देखिए नागरी लिपि का विकास जो है ब्राह्मी लिपि से हुआ। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। सारे बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए थे सबके सब, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपने पेपर दिया होगा। निश्चित तौर पर पेपर 2 जो होगा आपका हिंदी काव्य वाला, वो भी देख लीजिएगा। हमारे वीडियो में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर पड़े हुए हैं, निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लेंगे। गुलाबी में कौन सा प्रत्यय है भाई? गुलाबी में कौन सा प्रत्यय है? गुलाबी में ई प्रत्यय है, बड़ी ई का प्रत्यय। 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा? 34 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ई, बड़ी ई का प्रत्यय। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 35 नंबर प्रश्न देखेंगे, अलंकार के कितने भेद होते हैं? अलंकार के 2 भेद होते हैं मुख्य रूप से, एक होता है शब्दालंकार और एक होता है अर्थालंकार। तो शब्दालंकार और अर्थालंकार ये 2 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। 36 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में अलंकार कौन सा है? तो रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानो चून, इसमें पड़ता है आपका श्लेष अलंकार। कौन सा अलंकार है भाई? श्लेष अलंकार। लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर इसमें गलत दिया गया है। यमक अलंकार तब होता जब आपका क्या दिया होता भाई? यमक अलंकार में क्या होता है? कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय, या पाए बौराए जग वा खाए बौराए। यानी कनक कनक यानी कनक माने सोना, कनक माने धतूरा, था यमक माने होता है जोड़ा, तो कनक कनक यानी एक जोड़े में शब्द आए तब यमक अलंकार होता है। श्लेष अलंकार का मतलब होता है कि अलग अलग शब्द आए लेकिन उसका अलग अलग अर्थ होता है। जैसे रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी अलग अलग शब्द का अलग अलग अर्थ में आता है, तो वो चीज़ होता है श्लेष अलंकार। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार था, श्लेष अलंकार का यहाँ पर कोई नहीं है। यानी कोई बच्चा 40 में 40 प्रश्न सही न कर दे, इसीलिए एक आध प्रश्न आपका गलत हो जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो पूरक प्रश्नों की श्रेणी में इसको रख सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका कोई नहीं करेक्ट आंसर होगा, इसमें श्लेष अलंकार है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था, लिखावट में कौन सा प्रत्यय है? आवट। देखिए प्रत्यय जो होता है वो पीछे लगता है और जो उपसर्ग होता है वो आगे लगता है। उपसर्ग माने आगे लगता है, उप हमेशा आगे लगता है, ठीक है, उपसर्ग, ठीक है। जैसे कि उप प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, तो उप हमेशा आगे लगता है, ठीक है। तो ऐसे समझिए उपसर्ग जो होता है वो शब्द के आगे लगता है और प्रत्यय जो होता है वो शब्द के पीछे लगता है। तो यहाँ पर लिख प्लस आवट मिलकर के क्या बना है? लिखावट। तो लिख प्रत्यय में क्या है? आवट है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, लिख आवट, लिख आवट। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न 38 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, रथ चालक में कौन सा समास है? रथ चालक, रथ चालक माने रथ को चलाने वाला, यानी यहाँ पर तत्पुरुष समास का एक प्रकार से उदय हो रहा है, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर इसका भी करेक्ट आंसर होगा, तत्पुरुष समास राइट आंसर। 39 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाये में कौन सा अलंकार है? इसमें अनुप्रास अलंकार है, ता 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 ता, यानी व्यंजन वर्णों की आवृत्ति जो है आप देखते हैं ताता की आवृत्ति बहुत बार हुई, तो यह अनुप्रास अलंकार होता है। 40 नंबर प्रश्न और लास्ट प्रश्न आपका है कि रस की संख्या कितनी है? तो भरत मुनि के अनुसार रस की संख्या 8 है, बाकी कुछ विद्वान 9 बताते हैं, लेकिन यहाँ पर रस की संख्या पूछे तो 8 बताना है आपको, चूंकि भरत मुनि ने 8 बताया था, बाकी 9 रस हुए हैं, फिर 11 रस सुनने में आ रहा है, तो कई प्रकार के हैं, तो आप 8 लगा देंगे तो आपको नंबर मिलेगा। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन पेपर हो गया। एंशिएंट हिस्ट्री का पेपर 1 और पेपर 2 दोनों सॉल्व करवा दिया है, आप देख लेंगे, ठीक है, अपलोडेड है। क्लियर, धन्यवाद, मिलते हैं। ये नहीं 103 वाला ये आज रात के आपके जो है ये आपको अपलोड मिलेगा, आपको रात के रात में लगा है ये पेपर, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है, ये आपकी आज रात में होगा ये भी। आगे मिलते फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
ओके, एक बार जितने भी लोग देख रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से हिंदी 101 DDU का ये पेपर है और आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे हिस्ट्री का पेपर ले ले और चाहे हिंदी का, सभी का सिलेबस सेम है। बस DDU वाले क्या करते हैं कि शुरुआत का आपका जो है 4 इकाई होती है उसको पेपर 1 बता देते हैं, और जो लास्ट का इकाई होता है 4 उसको पेपर 2। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखें, परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं, सभी विश्वविद्यालय में यही चीज़ होगी। ओके, बाकी जितने भी क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करवा रहा हूँ उसको जरूर देखेंगे, वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, चलें फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुड नाइट, आई लव यू।